हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, आज हम लोग जेई मेंस का पीवाईक्यूज लेकर आए हैं मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर के। ठीक है, तो मूल कॉन्सेप्ट के आज हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेई मेंस सीरीज में आगे चलते हैं। ठीक है, आज हम लोग जेई मेंस सीरीज का ये क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट का करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, an aqueous solution of 6.3 gram oxalic acid dihydrate is made up to 250 milliliters. The volume of 0.1 normal NaOH solution required to completely neutralize 10 milliliter of this solution is। ठीक है, तो कोई एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 6.3 ग्राम है H2C2O4.2H2, ये गिवन है। और इसका जो वॉल्यूम गिवन है वो कितना है 250 मिलीलीटर, या इसी को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 0.25 लीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से नॉर्मेलिटी पता करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू वी बराबर n इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी तो हमें पता है नहीं, वॉल्यूम 250 मिलीलीटर है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड वॉल्यूम लीटर में लेंगे तो 0.25 लीटर बराबर मोल। मोल की बात करते हैं तो 6.3 डिवाइड ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास 126 होता है। ठीक है, एन फैक्टर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 रिलीज करेगा तो एन फैक्टर 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n इंटू 0.25 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका कितना 0.1 और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 डिवाइड में 0.25। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट तो कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10/25, यानी 0.4 हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी कितना आ गया 0.4। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जानते हैं N1V1 बराबर N2V2। ठीक है, यही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड, मतलब कितना वॉल्यूम चाहिए 0.1 नॉर्मल NaOH का। तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम इज इक्वल टू, दूसरा नॉर्मेलिटी अभी निकाले थे 0.4 आया था, अब कितने के लिए पूछ रहा है तो ध्यान से देखिए, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 10 मिलीलीटर, मतलब 10 मिलीलीटर के लिए कितना चाहिए तो 10, बट ध्यान रखेंगे ये मिलीलीटर में, तो हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 के पावर -3। ठीक है, अब जरा वॉल्यूम निकालते हैं तो V इक्वल टू, ये क्या होगा, ये कट जाएगा ना, तो ये 0.4 मल्टीप्लाई 10 के पावर -2 और डिवाइड में ये वैल्यू कितना है 0.1, ये कितना बच जाएगा हमारे पास, पॉइंट पॉइंट कट जाएगा तो 4, तो 4 0.4। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ से एक पॉइंट कट गया तो ये आ जाएगा 0.04 लीटर। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहेगा नहीं मिलीलीटर में बता दीजिए तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एक जीरो आगे आ जाएगा, तो 40 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या अप्रोच किया है, सबसे पहले 6.3 ग्राम दिया था तो मोल्स कन्वर्ट कर लिए, तो n इंटू वी बराबर n इंटू एन फैक्टर, ये अप्लाई किया है मैंने फॉर्मूला, तो n इंटू 0.25 लीटर वॉल्यूम था, मोल्स ये निकाल दिए, और एन फैक्टर जो ऑक्सैलिक एसिड का 2 होता है, तो n यहाँ से निकल गया, फिर N1V1 बराबर N2V2 निकाल दी। बट क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 10 मिलीलीटर डाटा दिए दूसरे वाले N1V1 का है, यहाँ पे ये पहले वाले का। ठीक है, नेक्स्ट जेई मेंस का क्वेश्चन है, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड इज, आपको बता दें ये इसमें डिफरेंस रहता है, आउस एसिड में जो नाम के आगे लिखा रहता है, या हमारे पास इक एसिड में, इक एसिड, आउस एसिड जो रहता है हमारे पास वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट करता है, और इक एसिड जो होता है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को डिनोट करता है, तो यहाँ पे आउस लिखा है लोअर। तो हम जानते हैं नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला जानते हैं, अब यही अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मेलिटी तो भैया हमें पता करनी है, मोलैरिटी कितना है तो 0.3, लेकिन फिर एन फैक्टर,
तो अब यहाँ सीधा हाइड्रोजन देख के नहीं चिपका देना है कि भाई 3 दिया है तो 3 लिख दें, गलत हो जाएगा। पहले ड्रॉ कीजिए स्ट्रक्चर OH OH H3PO3, ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पे एन फैक्टर डिनोट हो रहा है वो 2 ही होगा, क्योंकि यही दोनों हाइड्रोजन जो है हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन के रूप में कहे जाएंगे। ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 0.3 तो 0.6। ठीक है, तो 0.6 कहाँ दिया है, पहला 0.1 0.9 0.3 0.6, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसमें अच्छा पीछे वाला ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, हाँ ये रहा। ठीक है, कितना आया था इसका 40 मिलीलीटर आया था ना, तो ये ऑप्शन पहला ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी गिवन था, एन फैक्टर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ से वैल्यू आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। In which mode of expression the concentration of a solution remains independent of temperature? मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऐसा है जो कि टेम्परेचर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या ट्रिक पॉइंट बनता है बता देता हूं। जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम रहेगा, जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा से ही क्या रहेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम आपको दिख गया यानी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये फिक्स है। इसी का वाइस वर्सा, अगर नहीं दिखा वॉल्यूम तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहेगा, नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन है मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ गया तो डिपेंड करेगा, तो ये नहीं हो सकता, काट दीजिए। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड में आ जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ भी आ रहा है तो फिर ये भी डिपेंड करेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। फॉर्मेलिटी एन बाई वी होता है, मोल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया फिर गड़बड़। मोलैलिटी बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा मोल, डिवाइड में वेट आता है किसका, सॉल्वेंट का, तो इसमें कोई वॉल्यूम नहीं आया तो ये क्या है इंडिपेंडेंट होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कितनी आसानी से हम लोग जेई मीन्स कर पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, बस थोड़ा मेहनत करना है। ठीक है, ए मोल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो एक जो मोलल होता है वो कैसे डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है 1 मोल सॉल्यूट कितने के अंदर रहेगा, तो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एक मोल सॉल्यूट अगर 1 kg सॉल्वेंट में रहेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ 1 मोलर है। तो 1 kg सॉल्वेंट कहाँ है, 1 लीटर है, लीटर नहीं होगा, नहीं गलत है। 2240 सॉल्यूशन गलत है, 1 लीटर सॉल्वेंट नहीं, लीटर नहीं, केजी चाहिए, हाँ 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम ही होता है ना, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। If 0.5 mole of BaCl2 mix with 0.2 mole Na3PO3, the maximum number of moles of barium phosphate। तो पहले इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन 6 कर रहे हैं। ठीक है, तो BaCl2 प्लस Na3PO4 एरो क्या बनेगा, ये बेरियम फॉस्फेट बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, 3PO4 का ट्वाइस प्लस NaCl बच गया। ठीक है, अब यहाँ 3 है तो 3 करना पड़ेगा, क्लोरीन, क्लोरीन भी तो ज्यादा जाएगा ना, 3 है तो बेरियम 3 है तो यहाँ 3 कर दीजिए, क्लोरीन कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 कर दीजिए, तो 3 है फॉस्फेट, हाँ ठीक है, ये 2, ठीक है हाँ।
चेक करते हैं एक बार। 3 बेरियम 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, 6 सोडियम 6 सोडियम, फॉस्फेट 2 फॉस्फेट 2। हाँ बिल्कुल सही, बैलेंस है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो एक बार पता करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ये है 0.5 मोल और ये है 0.2 मोल। तो इसमें क्या होगा, जी मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री 0.5 डिवाइड में 3 और 0.2 डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा 0.1 और 5 है ना, तो इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो 0.166। तो ये 0.1 है और ये 0.1 के आगे भी कुछ वैल्यू है तो ये ज्यादा है। तो जो मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री जिसका कम रहता है वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। अब हमें बेरियम फॉस्फेट का पता करना है कितना मोल है, तो मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट का और बेरियम फॉस्फेट का बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.2 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू एक्स माना है हमें, नहीं पता है मोल, तो डिवाइड में 1, तो एक्स की वैल्यू 0.1 मोल। यानी 0.1 मोल किसके बनेंगे, बेरियम फॉस्फेट के बनेंगे, ध्यान रखेंगे। तो 0.1 कहाँ दिया है, देखिए देखिए देखिए, ये रहा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लिस्ट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखेंगे। वन मॉलिक्यूल मतलब केवल एक पीस की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात कर रहा है एक पीस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर एक कार्बन होगा और क्या होगा, 2 ऑक्सीजन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है न्यूट्रल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, तो जो भी रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर होंगे उसके बराबर होगा। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन का 6 होता है, एक एटम है तो। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 × 2, तो 6 और ये कितना हो जाएगा, 16, 16 × 4 = 20 × 2 = 22, 22 जो होगा इलेक्ट्रॉन आएंगे, 22 बिल्कुल सही है सर। देखते हैं 22 कहाँ है, ये रहा पहला ऑप्शन, ठीक है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। जेई मेंस के पीवाईक्यू और भी सेशंस आएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आपको कराए जाएंगे, ठीक है। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी रिगार्डिंग केमिस्ट्री, नॉट द पर्सनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए बाकी